हाँ तो फाइनली ईयर 2025 खत्म होने वाला है। आई होप आप लोगों का ये साल बढ़िया गया होगा और अगले साल के लिए मतलब 2026 के लिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। लेकिन साल खत्म होने से पहले मतलब 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि कनाडा के अंदर आप अपने टैक्सेस में काफ़ी सारे पैसे सेव कर सको और जो कनेडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है उनका लाभ उनका बेनिफिट उठा सको। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपके थोड़े बहुत पैसे सेव करवाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर सबसे पहली और सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ जो आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले करनी है वो ये है कि भाई आपको अपना FHSA ओपन करवाना है। FHSA का मतलब होता है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है ना, ये TFSA और RRSP का कॉम्बिनेशन होता है। अब जिसको नहीं पता है कि भाई TFSA, RRSP, FHSA क्या होता है, मैंने प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट में समझाऊं, जो भी पैसा हम FHSA के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के साथ जब वो ग्रो करेगा और उस पैसे को जब हम अकाउंट से निकलवाएंगे तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा एप्रिशिएटेड वैल्यू के ऊपर। उसके साथ साथ हर साल जितना भी पैसा हम अपने FHSA अकाउंट में डालते हैं उतने अमाउंट से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आप कहोगे कि भी बढ़िया हिसाब किताब है, काम करते हैं, जितनी भी मेरे को सैलरी आती है ना सारी की सारी मैं FHSA के अंदर डाल देता हूँ तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो उस केस में मेरे को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारा रिफंड आएगा। ऐसा नहीं होता है, एक लिमिटेशंस वगैरह होती हैं कुछ FHSA के ऊपर। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि भी इस अकाउंट में मैक्सिमम $8,000 ही आप एक साल में डिपॉजिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं डाल सकते चाहे आपकी जितनी भी सैलरी है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि भी लाइफ लॉन्ग इसकी एक लिमिट होती है $40,000 की, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा पैसा आप अपने FHSA अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। तीसरी लिमिटेशन ये है कि भी जो FHSA अकाउंट है, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, इसके नाम से पता लगता है कि ये कनाडा के अंदर फर्स्ट होम खरीदने के लिए बनाया गया है। तो इससे जो पैसे विड्रॉ करोगे ना वो सिर्फ हम फर्स्ट होम खरीदने के लिए ही कर सकते हैं। अगर किसी और चीज़ के लिए हम पैसे विड्रॉ करते हैं अपने FHSA से, तो जिस साल ये काम करेंगे, विड्रॉल करेंगे, जितना पैसा विड्रॉ करेंगे वो सारा का सारा पैसा हमारी उस साल की टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, तो हमें टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो ये हिसाब किताब है, ये तीन मेन लिमिटेशंस हैं। अब आप कहोगे कि यार ठीक है, FHSA के इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इसको 31 दिसंबर से पहले क्यों ओपन करवाना है? तो बेसिकली अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना FHSA ओपन करवा लेते हो और जितने भी पैसे आप अपने FHSA में डालोगे तो वो 2025 की कंट्रीब्यूशन के टुवर्ड्स काउंट होंगे। तो जब आप अपना 2025 का टैक्स फाइल करोगे तो आपको जितना पैसा डिपॉजिट किया होगा उस हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा अपने टैक्स का, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उस अमाउंट से जितने आपने अपने FHSA में डाले थे उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो बढ़िया हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार अगर मैं अपना FHSA ओपन करवा भी लेता हूँ 31 दिसंबर से पहले तो मेरे पास पैसे पूसे नहीं है उसके अंदर डालने के लिए, तो क्या ही फायदा, नहीं ओपन करवाता। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट ये है कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना FHSA ओपन करवा लेते हो तो 2025 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है ना $8,000 का, वो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप अनलॉक कर दोगे। फिर 2026 में भी आपको $8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन रूम मिलेगा। तो 2026 में आप मैक्सिमम $16,000 अपने FHSA में डाल पाओगे। तो 2026 का जब टैक्स फाइल करोगे तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, जितना भी पैसा डालोगे अपने FHSA में उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 2025 खत्म होने से पहले अपना FHSA अकाउंट ओपन नहीं करवाते हो, लेट अस से 1 जनवरी को अगर आप अपना FHSA ओपन करवाते हो तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है ना वो 2026 का $8,000 का ही मिलेगा। 2025 का आप हमेशा के लिए कंट्रीब्यूशन रूम लूज कर दोगे। एक चीज का याद रखना, काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि भी 2027 में फिर $24,000 का कंट्रीब्यूशन रूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक साल का कंट्रीब्यूशन रूम हम अपने अगले साल में फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब FHSA का आपका ये हिसाब किताब होता है कि अगर आपके पुराने अनयूज्ड रूम्स पड़े हुए हैं तो उस केस में एक साल में आप $16,000 से ज्यादा अपने FHSA में नहीं डाल सकते। तो शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि भी 31 दिसंबर से पहले अपना FHSA ओपन करवा लो, बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। अगले साल अगर पैसा आएगा, आपकी बढ़िया जॉब लगने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, फिर जो भी है, अभी आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हो, मे बी अगले साल आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे तो अच्छा खासा आप अपना टैक्स सेव कर लोगे। तो ये सीन है। डिटेल में चीज़ें जानने के लिए आप अपने अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और FHSA अकाउंट ओपन का करवाना है तो बेसिकली मैंने अपना FHSA ओपन करवाया था वेल्थ सिंपल के अंदर। बहुत ही बढ़िया ऐप है, मेरे को सही लगता है। बहुत ही इजीली हम स्टॉक्स वगैरह में, ETFs वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी अगर अपना FHSA अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो जो रेफरल लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको यूज करके अगर आप अपना वेल्थ सिंपल पे FHSA, TFSA, RRSP कुछ भी ओपन करवाओगे तो आपको $25 का बोनस तो वैसे मिल जाएगा। बाकी उसको टॉपअप करके आप 200, 300, 1000, 5000, 8000 डाल के अपना टैक्स सेव कर सकते हो। उसके बाद
आ जाती है बात यार टीएफएसए की। टीएफएसए का मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इसको शॉर्ट में आपको बता ही दिया है कि जितना भी पैसा आप अपने टीएफएसए में डालोगे, अगर वो टाइम के साथ ग्रो करेगा, 100 के 110 हो जाते हैं, 1000 के 2000 हो जाते हैं, जितनी भी अप्रिसिएशन होगी, जब वो पैसा विड्रॉ करवाओगे ना तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स लगेगा। तो बढ़िया हिसाब किताब है। अब एफएचएसए की तरह कोई डेडलाइन वगैरह नहीं होती टीएफएसए के अंदर डिपॉजिट करने के लिए कि भाई 31 दिसंबर से पहले कर दो, आपका टैक्स सेव हो जाएगा, क्योंकि टीएफएसए में पैसे डालने से कोई टैक्सेबल इनकम तो रिड्यूस होती नहीं है। लेकिन टीएफएसए से जब पैसे विड्रॉ करने होते हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो दिसंबर का टाइम होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है अपने टीएफएसए से पैसे निकलवाने के लिए, और जो जनवरी का टाइम होता है मतलब साल की शुरुआत होती है, वो वर्स्ट टाइम होता है अपने टीएफएसए से पैसे निकलवाने के लिए। इसका रीजन ये है कि जो टीएफएसए का कंट्रीब्यूशन रूम है ना वो 1 जनवरी को रीसेट होता है। अब आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं कि यार एक मोहित नाम का बंदा है जो कि कनाडा के अंदर रहता है, बढ़िया तरीके से अपनी जॉब कर रहा है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, सेविंग सही कर रहा है, और उसने अपना सेविंग करने के लिए टीएफएसए अकाउंट खुलवा रखा है और हर साल अपने टीएफएसए में पैसे डालता है। और पिछले सालों के जो कंट्रीब्यूशन रूम्स है ना वो कैरी फॉरवर्ड होके आज की डेट में उसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रूम है वो है $25,000। उसने अपने टीएफएसए में $10,000 डाल रखे थे, मतलब लिमिट 25,000 की है लेकिन 10,000 डाल रखे हैं, अभी 15,000 और डाल सकता है। लेकिन मोहित क्या करता है, $5,000 निकलवा लेता है, तो टीएफएसए में रह गए $5,000, लेकिन स्टिल अगले साल की 1 जनवरी तक वो अपने टीएफएसए में सिर्फ 15,000 ही डाल सकता है। जैसे ही अगले साल का 1 जनवरी आएगा उसका टीएफएसए रीसेट हो जाएगा और वो चेक करेंगे कि भाई अच्छा $5,000 निकलवाए गए थे, तो अब वो $20,000 की लिमिट बन जाएगी, अब वो $20,000 डाल सकेगा। अगर इसको प्रॉपर डिटेल में समझना चाहते हो तो canada.ca पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर ये वीडियो आप देख सकते हो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो 31 दिसंबर से पहले अगर आप अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हो तो अगले 3-4 दिनों में आपका अपने आप रीसेट हो जाएगा, तो आप पैसे वापस डाल सकते हो। लेकिन कोई बंदा जनवरी में अगर पैसे निकलवाता है, विड्रॉ करता है टीएफएसए से, तो अगले साल का जनवरी उसको वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा टाइम है, मतलब पूरा 1 साल उसको वेट करना पड़ेगा कि भाई टीएफएसए मेरा रीसेट होगा, फिर और पैसे मैं अपने टीएफएसए में डाल पाऊंगा। उसके बाद यार बात आ जाती है आरईएसपी की, मतलब रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान। अब इसके बारे में ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया इसके बारे में फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है ना ये अपने किड्स की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता है। तो जितना भी पैसा हम अपने आरईएसपी अकाउंट के अंदर डालते हैं तो टीएफएसए की तरह जब उससे पैसे विड्रॉ करेंगे तो जो भी अप्रिसिएशन हो रखी होगी, जो भी कैपिटल गेन्स होंगे, उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स शेल्टर्ड होता है, टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। ये मेन बेनिफिट नहीं है। मेन बेनिफिट आरईएसपी का ये है कि जितना भी पैसा हम अपने आरईएसपी में डालते हैं तो जो कनेडियन गवर्नमेंट है उसका वो 20% मैच करती है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ $500 फॉर एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल 2025 में अगर मैं $1,000 अपने किड के आरईएसपी के अंदर डालता हूं तो कनेडियन गवर्नमेंट 20% मैच करेगी, मतलब $200 अपनी तरफ से आरईएसपी के अंदर डाल देगी। तो मैंने 1000 डाले लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में जाएंगे $1,200, और मैक्सिमम $500 की लिमिट होती है। तो $2,500 अगर हम अपने आरईएसपी के अंदर डालेंगे तो मैक्सिमम जो लिमिट है $500 की 20% मैच करके वो हमें मिल जाएगी, तो 2500 के 3000 हो जाएंगे। तो ये सीन होता है आरईएसपी का। तो अगर आपके किड्स हैं उनका अगर आपने आरईएसपी अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले उसको ओपन करा लो, $2,500 उसके अंदर डाल दो, तो $500 आपको कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कराते 31 दिसंबर से पहले तो दिक्कत है, वो $500 लूज हो जाएंगे। अगले साल का जो $2,500 है ना उसके साथ कंबाइन करके काम कर सकते हो, मतलब 2026 में अगर आप $5,000 अपने आरईएसपी के अंदर, मतलब अपने नहीं अपने किड्स के आरईएसपी अकाउंट के अंदर डालोगे तो $1,000 आपको गवर्नमेंट की तरफ मिल जाएंगे, मतलब $500 2025 के और $500 2026 के। लेकिन उससे अगले साल ये काम नहीं कर सकते, मतलब पिछले 1 साल का ही कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन एक डिबेटेबल चीज ये है आरईएसपी से रिलेटेड कि भाई अगर हमारा किड या फिर हमारे किड्स मना करते हैं कि भाई हम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं जाना चाहते, मतलब हम कोई भी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन नहीं लेना चाहते, तो दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि आरईएसपी से हम पैसे विड्रॉ सिर्फ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही करवा सकते हैं अपने किड्स की। तो उस केस में हम किसी और काम के लिए अगर आरईएसपी अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे तो जितने भी ग्रांट्स हमें कनेडियन गवर्नमेंट से मिले हैं, जो हर साल $500 या फिर जो भी 20% मैच लिया होगा, वो हमें गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। और साथ के साथ
बाद जो भी एप्रिसिएशन वगैरह हुई होगी, जो भी कैपिटल गेन्स होंगे, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यार बात आ जाती है RRSP की, मतलब रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। इसका भी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये टैक्स डिडक्टिबल अकाउंट होता है, मतलब जितना भी पैसा एक पर्टिकुलर साल में हम RRSP के अंदर डालते हैं, उतने अमाउंट से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उस साल की वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम अपने टैक्सेस वगैरह फाइल करते हैं तो ठीक ठाक हमें रिफंड मिल जाता है, बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है। RRSP की भी एक डेडलाइन होती है, लेकिन वो 31 दिसंबर नहीं होती है, वो हर साल मार्च में आती है। इस साल 2025 की जो डेडलाइन है ना, वो है 2 मार्च 2026, मतलब 2025 के लिए जितना भी आप RRSP के अंदर डालना चाहते हो वो 2 मार्च 2026 तक आप डाल सकते हो। तो 31 दिसंबर डेडलाइन नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़े बहुत पैसे साइड रख सकते हो। अगर हर महीने कर रहे थे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप 2 मार्च 2026 से पहले जितना भी अमाउंट अपने RRSP के अंदर डालोगे ना, तो वो 2025 के अंदर काउंट होंगे। तो 2025 की जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। तो RRSP का ये हिसाब किताब होता है। बाकी हाँ, अगर आप कनाडा के वासी हो, कनाडा के रेजिडेंट हो, आपको TFSA, RRSP और FHSA के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चाहे आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, PR पे हो, वर्क परमिट पे हो या फिर सिटीजन हो, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो, टैक्सेस वगैरह सेव करना चाहते हो, तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो समझने के लिए। और उसके साथ साथ आपको टैक्सेस की भी समझ होनी चाहिए कि कनाडा के अंदर किस तरीके से टैक्सेस काम करते हैं, कैसे आप अपने टैक्सेस वगैरह बढ़िया तरीके से सेव कर सकते हो। तो वो समझने के लिए, पूरा प्रोसेस समझने के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ख़त्म करने से पहले अगर आपको RRSP, FHSA, TFSA या फिर नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट या फिर RESP या फिर जो भी अकाउंट है ओपन कराना है, तो वेल्थ सिंपल को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मेरा रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको $25 का बोनस मिलेगा, मेरे को भी थोड़ा बहुत बोनस मिल जाएगा, दोनों का हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो ये सीन है। बाकी हाँ, जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, stay healthy and keep hustling.